मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज़ होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी ज़ोया को गाली दी, तुमसे जब से शादी हुई है मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है। ज़ोया भी चिल्ला कर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती। झगड़ा किसी बात पे नहीं था। 4 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का हाथ। बाप से जब बर्दाश्त ना हुआ तो डंडा उठाया और ज़ोया को मारना शुरू कर दिया। ज़ोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर ज़ोया को छुड़वाया। ज़ोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चिल्ला कर कहा, मैं तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और ज़ोया बेटे को लिए मैके आ गई। बेटा था कि इसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा वो अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पे ओढ़े सो जाता। माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता था। उधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूँगा। कोर्ट से आई ख़त मौसूल हुआ। ज़ोया के भाई ने ख़त पढ़ा, बताया साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ था। अम्मी बाबा क्या कहते हैं? बेटा अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा, माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफ़ी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक़ में जा रहा था। ज़ोया महसूस कर रही थी कि मैं बेटे को हार जाऊंगी। ज़ोया घर आई। बेटा अज़ान माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं? अब्बू मुझे कह रहा था तेरी अम्मी गंदी है, उसके पास ना रहो। बेटे ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराई, मेरी अम्मी सोहनी है, गंदी नहीं है, पापा गंदा है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा क्यों रो रही हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा माँ की गोद में लेट गया। इतने में ज़ोया का भाई आया। ज़ोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे, अज़ान को इसके बाप के हवाले करना ही पड़ेगा। इसका वकील बहुत बड़ा वकील है। ज़ोया खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी, कभी पाँव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अज़ान सोया हुआ था। ज़ोया ने ज़ोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अज़ान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो मैं आकर खाऊंगा। माँ ने अज़ान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अज़ान बेटा, मामा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पे खाया करना, ज़िद ना किया करना और दुकान की गंदी चीज़ें ना खाया करना। रोज़ दांत को ब्रश किया करना। मामा तुमको रोज़ देखा करेगी यहाँ से। बेटा समझ नहीं पा रहा था कि माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ ने हाथ पाँव चूमे। आज फाइनल सुनवाई थी अदालत में। ज़ोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। उधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा, फ़ैसला सुना दिया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फ़ैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। ज़ोया को होश आया। नंगे पांव दौड़ते हुए साबिर के पास गई। उसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगा लेने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को हटाओ यहाँ से। माँ बिलक बिलक कर रोने लगी।
بیٹا تڑپ رہا تھا۔ وکیل مسکرا کر صابر سے کہنے لگا، مبارک ہو جناب، آپ کیس جیت گئے ہیں۔ صابر نے طے کردہ رقم وکیل کو دی اور چل دیا۔ بیٹا ماں کی جدائی میں روتا چیختا، اسے باپ کا گھر جیل لگنے لگا تھا۔ ماں کی شادی کسی اور سے ہو گئی، باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرنے لگا، ماں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور باپ اپنی نئی بیوی کے ساتھ۔ اذان زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ اذان کا نہ تو کوئی قصور تھا، نہ کوئی جرم تھا اور نہ کوئی گناہ۔ بے گناہ سزا پائی تھی اذان نے، نہ ہی اسکول پڑھ سکا اور نہ ہی زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا۔ بالآخر باپ نے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے پہ لگا دیا۔ میں آپ سب سے یہ پوچھتی ہوں، کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے۔ صبر ختم ہو چکا ہے، کتوں کی مانند لڑتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ میں دونوں میاں بیوی کی بات کر رہی ہوں۔ دونوں کی نفرت تمہاری اولاد کو کھا جاتی ہے اور اس کو بھی قتل کا ہی نام دینا چاہیے۔ پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے اور دوسری شادی میں بڑی سے بڑی بات پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ جانے آج بھی کتنے بچے ماں باپ کی زہر آلود نفرت پہ قربان ہو رہے ہوں گے، جو بے گناہ برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادی کے بعد میں بیوی کا سوچ کا ملنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ دو الگ الگ انسان ہیں، الگ سوچ ہے، الگ خواہشات ہیں۔ نکاح کا مقصد ہی دو الگ انسانوں کو یکجان کرنا ہے۔ طلاق ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخر کار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں بتاتی ہوں آپ کو۔ دوسری شادی اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ اس وقت ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہم پہلی شادی میں کریں تو اولاد خاک نہ ہو۔ یہ تحریر پڑھ کر اگر کسی نے اپنی اولاد کو خاک ہونے سے بچا لیا تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔